हेलो एवरीवन। दोस्तों बहुत स्वागत है एग्जाम में सभी का। आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट रिदम जोशी। रिदम ने अपना आईबीपीएस सीएफओ का एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। और कई सारे स्टूडेंट को ये होता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं तो पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होता है, बट रिदम ने प्राइवेट कॉलेज से ही अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर किया। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही उनकी प्रिपरेशन की। आप सभी लास्ट तक जरूर इसको देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे चीजें हम क्लियर कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन रिदम आपको हमारी थैंक यू तरफ सर। से। कैसा लग रहा है थैंक यू अभी? सर। और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि टाइम पे ही हो गया क्लियर। तो और लगा था आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट काफी में हो अच्छी चीज। जाएगा? जी सर। आपको लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा या क्या सोचा था? जी सर, चांसेस तो थे क्योंकि क्विजेज जो होते हैं मॉक्स वगैरह में अच्छे रैंक आ रहा था, तो मुझे चांसेस लग रहे थे कि हाँ, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। कि तो जब रिजल्ट आया ना तो सबसे पहले आपने किसको बताया और आपका क्या रिएक्शन था? सर पहले तो मैंने कहा कि मैं खुद देखूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। फिर मैं धीरे धीरे सबको बताऊंगा। पर जब देखा कि पंजाब नेशनल बैंक मिला है, तो फिर एक बार में ही बोल पड़ा और सबको पता चल गया। सारे खाना खाने ही लगे थे, फिर खाना उधर ही छूट गया सबका। और कॉल आने लगे। अच्छा, और आपकी चॉइस क्या थी? फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी आपकी? पीएनबी थी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी थी और पीएनबी मिल गया, तो ये तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी चीजें एक साथ क्लियर हो गई, तो बहुत अच्छा लगा होगा। जी सर। तो जब इस एग्जाम को टारगेट करना शुरू किया था, ग्रेजुएशन में किया था या ग्रेजुएशन के बाद किया था? कहाँ से थॉट आया? सर मुझे ये तो पता था कि ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में कोई तैयारी शुरू करनी है, कोई मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की। तब तो पंजाब एडीओ था दिमाग में। पर हम्म। इतना भी पता था वो 2-3 साल के गैप में आता है। हम्म। और क्या पता हम उसके लिए एलिजिबल हों या ना हो। जैसे अब ना। मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पर पेपर आया हुआ है। तो हाँ। उसी से मैंने देखा कि और कौन से अच्छे एग्जाम है इस फील्ड में। तो मुझे एएफओ लगा, वो काफी इंटरेस्टिंग था, प्री मेंस इंटरव्यू। और सेंटर लेवल की पोस्ट है, तो मुझे ये बेस्ट बेस्ट लगा इसकी तैयारी करना। और जब मैं ग्रेजुएशन के फिफ्थ में सेमेस्टर में था, तो हम्म। तभी मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तब मैंने धीरे धीरे बुक्स पढ़नी शुरू की, जैसे अरुण सत्यान, निम्रा सुंदरा। और पेपर्स को एनालाइज किया, पिछले साल के 5-6 साल के पेपर्स देखे अच्छे से कि वो कहाँ से आ रहे हैं। और स्पेशली सर, ये मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोई वीडियो लेक्चर कोर्स परचेज नहीं किया था। जो भी मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी थी वो यूट्यूब से हुई। जैसे मैं टॉपिक वाइज कंसेप्ट सर्च करता था और उधर हम्म। से देखता था। हाँ, लेकिन एक बेसिक नोट्स के लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स ने पीडीएफ भेजी थी कोचिंग की, तो उससे थोड़ा नोट्स मैंने बनाए हैं। लेकिन मैं उसमें ना टाइम टू टाइम अपना एडअप करता गया, एडप्ट करते गए। तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम जनरली ये देखते हैं, स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि ना किसी कोचिंग में जब तक हम एडमिशन नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि ये ना बिल्कुल मतलब ये तो सेकंड थॉट होता है कोचिंग का। सबसे पहले तो पढ़ाई खुद से शुरू की जाती है। और जब आपने वो थर्ड ईयर से ही शुरू की, तो जब जी कॉलेज में ही शुरू करते थे तो कॉलेज में भी कोई ग्रुप था पढ़ाई का या आपने अकेले की? आपके बैच में क्या माहौल था? सर, मेरे बैच में तो मैं अकेला ही हूँ जो एएफओ की तैयारी कर रहा था इतने टाइम से। और जी सर, मैं अकेला ही तो था। बाकी बाकी क्या कर रहे हैं आपके बैच? मतलब उस उधर क्या है मेजर? सर, एमएससी? कुछ ना तो एमएससी में एडमिशन लिया पीएयू में, कुछ हम्म। का कनाडा फॉरेन जाने का भी है। और कुछ अब आपकी तैयारी शुरू कर रहे हैं लास्ट ईयर में। जी सर। आपका आपका नहीं हुआ फॉरेन आपने नहीं सोचा फॉरेन जाने का? क्योंकि पंजाब में नहीं काफी ये सर, ट्रेंड बन मैंने चुका सोचा था चाहे गवर्नमेंट मिले चाहे प्राइवेट मिले, इंडिया ही रहना है। है ये इंडियन। मैंने सोचा है। पर ये अच्छा है आप तो पंजाब नेशनल बैंक में। जब पंजाब नेशनल बैंक में या किसी भी गवर्नमेंट बैंक में पंजाब में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे भी एक अलग मतलब मैं कहूँ कि बहुत स्पेशल सा मजा सा आता है बैंक में वहाँ जॉब करने में। पंजाब जी का एग्रीकल्चर काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी एग्रीकल्चर, खैर वो बाद में देखेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आईपीएस एएफओ है, आपने जब इसको टारगेट सेट किया तो आपके पेरेंट्स का भी उसमें यही था कि ठीक है यही करो, या उनका कुछ और था कि नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो पहले या फिर पीएचडी कर लो या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब? सर, इसी इनसिक्योरिटी के कारण मैंने एमएससी में एडमिशन भी ली थी, एमएससी हॉर्टिकल्चर में, कि अगर बाई चांस एएफओ ना निकला तो मेरा साल बच जाएगा। पर ये स्टेप मुझे लगता है कि तब भी उठाना चाहिए कि जब हमारी एक बेसिक लेवल ऑफ प्रेपरेशन हो गई हो, जब हो हमने गई। फोर्थ ईयर हमने स्टार्ट कर दी हो, कि फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम निकाल सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये नहीं कि फोर्थ ईयर के बाद स्टार्ट की और फिर सब सब कुछ एकदम से उठा लिया, फिर एक जगह पे फोकस ही नहीं हो पाएगा।
ये तो है। अच्छा, जब आपने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना शुरू किया, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें क्वांट सीजनिंग इंग्लिश, तो वो कहाँ से कब से शुरू करना शुरू किया और वो कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर जो प्रीलिम्स था वो सिर्फ मैंने 3 मंथ्स पहले किया था प्रीलिम्स से ही। और हुँ। उसके लिए यूट्यूब चैनल है अच्छे, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए। हुँ, क्वांट्स के लिए मैंने सिर्फ स्पीड मैथ्स और डीआई की थी, हुँ। अरिथमेटिक नहीं किया। और अरिथमेटिक में सिर्फ मैंने परसेंटेज और एवरेज चैप्टर किया था कि डीआई के लिए बेस कैलकुलेशन क्लियर हो जाए, डाटा कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन। की। यस। और रीजनिंग के लिए मैंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं की, स्टेटमेंट एग्जाम्पशन वाले, मशीन हुँ, इनपुट आउटपुट नहीं किया, बाकी सारे चैप्टर किए। पर सर इसमें फिर ये है कि जो हम बाकी चैप्टर कर रहे हैं जैसे सिलोग्स, फिर वो भी हमें पूरे अच्छे से आने चाहिए। ये नहीं हाँ। कि उसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो वो हमसे बन नहीं रहा पेपर में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि वो सिलोग्स ही नहीं कर पाए इस बार। तो मैंने कहा कि जो चैप्टर करें वो अच्छे से हो कि वो उसमें क्वेश्चन ना छूटे। और इंग्लिश के लिए हाँ। बताऊं तो उसमें सर सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे जो एडिटोरियल वगैरह एनालिसिस करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हुँ, हुँ, उससे हुँ, मैंने स्टार्ट किया 1 डेढ़ मंथ। उससे मैंने अपनी इंग्लिश की थोड़ी पकड़ बनाई। और उसके बाद डायरेक्ट मैं मॉक्स पे शिफ्ट हो गया। मैं इंग्लिश में एक ये स्ट्रेटजी रखता था खुद के लिए जो मुझे वर्क की कि मैं अटेम्प्ट ज्यादा करता था, 35+। और उससे मेरे हमेशा मार्क्स 9+ ही रहते थे इंग्लिश में। तो रियल एग्जाम में भी मेरे 49 स्कोर था प्रीलिम्स में टोटल। जी सर। सो इंग्लिश में साढ़े। जैसे जैसे आपने रीजनिंग में एक बात ना बहुत अच्छी बोली, मैं भी अपनी वीडियोस में कई बार ये बात बोलता हूँ कि आप किसी भी एक टॉपिक को करो तो फिर ऐसे करो कि उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये टाइप वाला नहीं आता। तो जी ऐसी मेथड करेक्ट। ना आया ना पढ़िए कि उसमें ऐसा लगे यार सिलॉक्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। होता है ना, जी इनइक्वालिटीज में भी ऐसा होता है कि अगर ये वाला इनइक्वालिटी होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वहीं जी पे गड़बड़ होती है, क्योंकि ट्रस्ट में एग्जाम में ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आया कहीं ये वो तो नहीं है, चाहे ना हो वो, बट एग्जाम में जी सर। डाउट होता है। और तो हम्म। इंग्लिश के लिए मैं ये भी कहूंगा कि मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी थी। वैसे पढ़नी चाहिए जिनके पास टाइम है। पर मुझे लगा कि जो मेरी रीडिंग बेसिस थी, रीडिंग स्किल थी, उसी के बेस पे मैं ग्रामर भी कर पाया पेपर में। अच्छा, ये बताइए कि जब आप थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं लगा आपको कि यार मैं कॉलेज की बहुत मौज मस्ती होती है जो उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, जी। ये प्रिपरेशन में लगता है लगाऊंगा कि साथ तो। हमेशा ये ख्याल आता ही रहता था। पर मुझे पता था कि अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लिया ना तो एएफओ क्लियर कर लिया तो वो काफी बड़ी अचीवमेंट है इसके कंपैरिजन में। और फर्स्ट 2 ईयर में तो मैंने उतना मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती कर ही ली थी कि मुझे बाद में ना। हाँ जी। क्योंकि कॉलेज का और वो भी ग्रेजुएशन का ना एक अलग ही मतलब होता है चार्म, मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें वो बिल्कुल भी नहीं होता, पता नहीं क्यों अचानक से बहुत बड़ा चेंज आता है। यार मेंस जी की सर। प्रिपरेशन आपने बताया कि आपने पहले से ही करना शुरू कर दिया था, तो जी मेंस के लिए क्या क्या चीजें आपने फॉलो की बेसिक? सर मेंस के लिए पहले तो मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स ने पीडीएफ सेंड कर दी थी मुझे किसी हम्म। कोचिंग की। हम्म। तो मैं ना हैंड रिटन नोट्स बनाता था खुद के, लिख लिख के सारा, क्योंकि टाइम भी था। और इसके अलावा फिर मैं ना प्रीवियस ईयर पेपर देखता था, उसमें जो जो टॉपिक थे वो टॉपिक पूरे निकालता था आईसीआर की वेबसाइट से या टीएनयू की वेबसाइट से, या एक एग्रीबी सॉरी, एक और वेबसाइट है एग्रीकल्चर की, उससे। और फिर वो टॉपिक अपने अकॉर्डिंग लिखता था, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग देखता था क्वेश्चन, और वो टॉपिक सर्च करता था और उसे लिखता था, एडअप करता था। हम्म। और इसी से मतलब कंटेंट इनरिच हुआ गया। और अगर हम जब एमसीक्यू की बात करें हाँ। हम्म। तो एक तो मैंने मॉक टेस्ट लिया था किसी कोचिंग का, जो कि लास्ट के 2 मंथ के लिए था। इसके अलावा एक यूट्यूब पे एमसीक्यू लगाता था, और एक टेलीग्राम पे एक चैनल फॉलो किया था उसके एमसीक्यू। मतलब एटलीस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2-3 डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए एमसीक्यू के लिए, क्योंकि हमारा डाइवर्स नॉलेज हो उससे। और हम्म। यही एमसीक्यू ही है जो हमें लीड दिलवाएंगे, ये तो क्योंकि है। 35 से 38 नंबर आ जाएंगे, पर उससे 40+ क्रॉस करना, ये एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना है, कुछ एडअप करना है खुद से कंटेंट, टीएनयू की वेबसाइट या आईसीआर की वेबसाइट से। ये चीजें हैं जो लीड दिलवाती है मेरे अकॉर्डिंग। जो टीएनयू की वेबसाइट है या फिर और एग्रीकल्चर की जो हमारी वेबसाइट है, जब उनके मटेरियल को आप देखते थे तो आपको क्या लगता था, उसमें पढ़ने में कैसे लगते थे या कैसा आपको समझ आता था उनसे? सर एक तो पता था कि ऑथेंटिक है, और कईयों हम्म। से सुना भी था कि आईबीपीएस शायद कभी कभी इनको फॉलो भी करता है। तो मुझे लगा कि जैसे कोई भी डाउट आया मुझे किसी भी पॉइंट में, जैसे आपको पता है कि एक का आंसर कहीं किधर कुछ दिया है, कहीं कुछ, कहीं तो किधर फिर दिया। मैं डायरेक्ट टीएनयू या आईसीआर से वेरीफाई करता था। हम्म। और उधर से कुछ टॉपिक्स भी नोट कर लेता था जो एडिशनल मिलते थे, जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है। वो हमें ऐसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे उनको। है। तो जब और इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब कोई डर था या लगा था कि नहीं ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस था? सर इससे पहले मैं रिविजन से बताना चाहूंगा कि हम्म। मैंने टोटल 16 रिविजन कर ली थी अब तक।
ओवरऑल सेकंड मेंस की। डिवीजन मतलब पूरे एग्रीकल्चर का जो आपने हाँ अपने जी नोट्स में। जी। तो मैं यही कहूंगा कि मेंस में जाने से पहले एटलीस्ट आपकी 7 रिविजन होनी चाहिए, 6 7 एटलीस्ट। अच्छा, कि जब आपका, आपने अपने नोट्स बनाए ना और रिवाइज करते थे तो आपको लगता नहीं था कि ये मेरा कहीं कम तो नहीं है, कहीं कोई और ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा है, दूसरी जगह तो ज्यादा नहीं पढ़ रहा है, वो वाला मन में नहीं आता था ख्याल? नहीं सर, जैसे हम एमसीक्यू देते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता था, तो फिर उससे ऐसा कभी लगा नहीं कि कम है। हम्म। जी। नहीं, जनरली ये होता उसकी है ना कि सेपरेटली कॉपी भी लगाई थी एमसीक्यू के लिए, और उनको हाँ। एक दो बार ही रिवाइज कर पाता था, ज्यादा नहीं हो पाता था, तो उससे एक तो एलिमिनेशन में हेल्प होती है, जैसे 50-50 डाउट्स हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, और हम ज्यादा अटेम्प्ट का चांस ले सकते हैं। और एक और ये भी बात है कि अटेम्प्ट तो मेरे अकॉर्डिंग तो 50+ ही होने चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उससे ही लीड आएगी। और मैं, और एक और ये भी बात है कि जो हमने अटेम्प्ट रखने हैं, ये हम मॉक्स में प्रैक्टिस करें पहले, कि हम वैसे मॉक्स में अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं मोस्टली, उसका एवरेज देखें, इसी को मॉक एनालिसिस करेंगे, और जो हमारे गलत हो रहे हैं उसको तो देखना ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये लर्निंग तभी आएगी जब हम करके जाएंगे। ब्लाइंड अगर हम करके जाए, हमने कभी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया और हम ये सोचेंगे हम 50 अबव करके आएंगे ना, तो वो गड़बड़ भी हो सकता है उसमें फिर। जी राइट है, ये भी सही है। तो और इंटरव्यू के लिए कैसा कॉन्फिडेंस था? इंटरव्यू का तो मुझे लगा था कि मुझे 10 12 नंबर ही देंगे ये तो पहले ही मुझे आ गया था दिमाग में। पर जब मैंने थोड़ा थोड़ा बैंकिंग रिलेटेड यूट्यूब से काफी सेशंस अपलोडेड है, पढ़ना शुरू किया, तो इंटरेस्ट भी आने लग पड़ा, क्योंकि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को सीखता था। हाँ तो फिर करते करते मैं देखता था कि जो पहले ही इंटरव्यू दे के आए हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे हाँ मेरा चंडीगढ़ होना था, तो मैं देखता था चंडीगढ़ पीओ इंटरव्यू या एसओ इंटरव्यू, हाँ। फिर वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो क्वेश्चन शेयर करते थे, फिर वो मैं क्वेश्चन लिख लेता था, और या फिर याद ही हो जाते थे, फिर वो उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक सारे कंप्लीट करता था। और लकीली ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे 90% क्वेश्चन प्रिपेयर वाले ही पूछे गए, ऑलमोस्ट 14 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरे 16.2 मार्क्स आए इंटरव्यू में। वेरी गुड, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 16.2 मार्क्स आना, क्योंकि इस बार हमने एवरेज देखा काफी कम था। जी और सर। कितने मेंस में आपके कितने थे? 42? 42.5। 42.5, तो आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा रहा। करंट अफेयर के लिए मैं ये कहूंगा कि स्कीम्स ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, या हम्म। फिर जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री फिशरी डाटा होता है। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें हर मंथ के करंट अफेयर जो न्यूज में होते हैं देखने चाहिए। हाँ, जीए टैग देख सकते हैं, पर स्टैटिक पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, हम्म। करंट में स्कीम्स में मोस्टली। लेकिन हम आईबीपीएस का कुछ कह नहीं सकते। जैसे सर इस बार भी देखें तो हमने अलाइड बहुत अच्छे से तैयार किया था, इतनी हाँ। डिटेल में तैयार किया था, लेकिन अलाइड का पोर्शन कम आया इस बार, और कोर पोर्शन ज्यादा आया था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर अलाइड से फिर कम आएगा। कम क्या है। पता सेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके ही चलना पड़ेगा, अगर हमने जल्दी क्लियर करना है। ये तो है, लास्ट ईयर तक हम कहते थे देखो सॉइल साइंस इकोनॉमी से कम आता है, इधर बाकी सब्जेक्ट करो। इस बार सॉइल साइंस इकोनॉमी से ज्यादा आया, बाकी सब्जेक्ट से कम आया। जी सर। तो इस पूरी जर्नी में आई एग्जाम भी ने कैसे हेल्प किया आपको? सर जैसे आप टाइम टू टाइम छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते रहते थे टॉपिक वाइज, तो वो मैं देख लेता था। इसके अलावा जो आप एमसीक्यू अपलोड करते थे हम्म। टॉपिक वाइज, वो भी जैसे सेरिकल्चर के एमसीक्यू, एपीकल्चर के, वो भी वीडियोस देखता था, करंट अफेयर के। और लास्ट में मॉक टेस्ट दिया था, मैंने आपको मॉक दिया था इंटरव्यू के लिए, हम्म। और उसमें भी काफी अच्छा रिव्यू रहा और अच्छी गाइडेंस मिली। तो जी सर। अच्छा, तो जैसे ये था कि शॉर्ट वीडियोस आपने मेंशन किया ना, तो आपको क्या लगता है कि शॉर्ट वीडियोस बेनिफिशियल होते हैं कि वीडियोस का फॉर्मेट बहुत लेंदी होना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि सर अगर कोई कोचिंग जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हो, फिर तो शॉर्ट वीडियो अच्छा है, कि टाइम भी बच रहा है और जल्दी टाइम टॉपिक बच भी। रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना, वो सबसे बड़ा एक इशू है, सारी जी चीजें सर। कवर करनी है। सो अभी क्या प्लान है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही होनी है, तो तब तक का क्या सर प्लान? मैं सोच रहा हूँ कि जायब साहब की तैयारी कर ली जाए इसी बीच, नहीं तो बाद में पता नहीं टाइम लगे कि नहीं। अच्छा, बैंक में ज्वाइन करने के बाद ना एक कुछ होना हो, एक चीज जरूर होगा, थोड़ी सी छुट्टियां कम मिलेंगी, खासकर जब तक प्रोबेशन में हो। जी सर। तो कहीं ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, जॉब लगेगी तो मैं इधर घूमने जाऊंगा, उधर घूमने जाऊंगा, ये करना है वो करना है? हाँ जी, वो भी जब जैसे जैसे छुट्टियां मिलेंगी उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर कोई बहुत बड़े प्लान है या फिर कुछ ऐसा है कि मेरे को अपने गांव जाना है, ननिहाल जाना है, या दोस्तों के साथ कहीं जाना है ना, तो जॉब से पहले वो कर लो, क्योंकि जॉब से पहले जो आपके पास टाइम है ना, ये जॉब के बाद नहीं रहेगा। और ट्रस्ट में राइट। आप हमेशा मिस करोगे इस टाइम को। 1 अप्रैल से सर हम घूम ही रहे हैं, कभी घूम ही किसी रहे हो घर फिर, के ठीक है। मिठाई खिलाने, और कभी किसी को रिलेटिव को मिल रहे हैं।
नहीं, कभी मुझे कभी लगता होता है है ये ना। सारे 3-4 मंथ ऐसे ही जाएंगे घूमने मुझे फिरने में ही। मुझे कल एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उसने मुझसे कहा कि सर मेरा ना बहुत इंटरेस्ट था कि मैं साइक ब्लॉगिंग ब्लॉग्स देखता था, तो मुझे ये था कि मैं साइकिलिंग से कहीं लंबे टूर पे जाऊं। तो मैंने डिसाइड किया भी मैं 10 तारीख को पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, हिमाचल साइड उसने बताया, कहीं मध्य प्रदेश से। मैंने कहा बाप रे इतना लंबा। सो उसने कहा कि अभी कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता बाद में। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, अभी तो साइकिलिंग हो भी जाएगी, एक बार जब जॉब करने लगोगे ना, फिर तो बहुत मुश्किल है ये टाइम मिलना। जी सर। ये सही है कि अगर ऐसी कोई हमारी हॉबी है तो हम उसको एंजॉय कर लें। जी तो अभी खैर अभी एमएससी तो अब आपको अपनी ड्रॉप करनी पड़ेगी। आगे भी क्या सोचते हैं कि कोई प्रिपरेशन करेंगे या फिर क्या करना है आगे? जी सर, मैं सोच रहा हूँ कि स्टेट का कोई अच्छे लेवल का एग्जाम देखेंगे इसके बाद। वैसे अभी तो स्टार्टिंग तो इसमें कंटिन्यू करूंगा 2-3 साल। बाद में अगर ये जो बहुत अच्छा मैं इसमें सेटिस्फेक्शन मिला, कंफर्टेबल रहा, तो इसी को ही कंटिन्यू करता रहूंगा। ये तो आगे सेटिस्फेक्शन देखो। तो मतलब खैर आपके देखने पे है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे ना, पीएनबी तो एक बहुत अच्छा बैंक है एचआर पॉलिसीज के उसमें भी। सीएमडी जो थे और अभी हैं भी शायद, या ईडी जो हैं वो उत्तम एएफओ कुमार ही। गोयल। हाँ, एएफओ ही जी। रहे हैं। तो वहां तक भी पहुंचा जा सकता है। खैर हाँ जी, हाँ वो जी। तो चीजें। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, जो आपने इतनी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें बताई। तो क्योंकि आप देखेंगे आपके आसपास भी है कि बहुत बड़ा मिथ है, हम देखते हैं कोचिंग्स का। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको लगा नहीं कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए, कहीं नहीं हुआ बिना कोचिंग के तो क्या उस पे उसके रिलेटेड क्या फील आया था? सर, ये तो पर्सनल चॉइस है। पर मैं कहूंगा कि अगर जिसने कोचिंग करनी भी है, तो बस वो ना 5-6 मंथ कोचिंग को अच्छे से कर ले। और अगर कोई कोचिंग डिले भी कर रहे हैं, लास्ट तक खींच रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को खुद ही पढ़ ले पहले। फुल्ली कोचिंग पे डिपेंड ना हो जाए लास्ट तक। और इसके अलावा ये भी कहूंगा कि सेल्फ स्टडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जितना टाइम कोचिंग पे दे रहे हो, उससे ज्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे तब भी देना ही पड़ेगा, ये फिर ही तो होगा सिलेक्शन। ये तो है। तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, वो भी प्राइवेट कॉलेज से, वो भी बिना कोचिंग के। और जो एक वो हम कहते हैं ना बहुत बड़ा तिलिस्म है कोचिंग का, खासकर मैं देखता हूँ पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हर जगह ही, मतलब क्या ही मैं स्टेट के नाम लूँ, यूपी क्या उत्तराखंड क्या, हर जगह ही बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं। और उसके पीछे रीजन भी है कि इतना ज्यादा कम्पिटिटिवनेस होती जा रही है, तो हर किसी को डर तो लगता ही है कि कम्पिटिटिव हमें रहना है तो हमें गाइडेंस तो चाहिए ही होती है। हाँ सो जी। मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स आपसे कोरिलेट कर पाएंगे। तो तब तक जी। अपना टाइम एंजॉय कीजिए, आगे भी एंजॉय कीजिए। बाकी तो जी। बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प कीजिए, अपने कॉलेजेस के अगर फ्रेंड्स हैं जूनियर्स हैं तो उनको भी गाइड कीजिए। ठीक है? हाँ जी सर। तो जो इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आपने काफी चीज बोल दी, अगर फर्दर कुछ बोलना चाहते हैं देन हम एंड करेंगे। सर, बस मैं यही कहूंगा कि मेरे पास भी मतलब पीडीएफ थे ही, मेरे फ्रेंड्स ने सेंड की थी। पर मैं हम्म। ये कहूंगा कि मैं वीडियो लेक्चर नहीं परचेज किया था। कंटेंट होना ही चाहिए हमारे पास एक, फिर भी। हाँ, पढ़ने अगर के हम लिए। अरुण सत्यान और निम्रा सुंदा बुक की बात करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो इतनी भी सफिशिएंट नहीं है कि हमारा एग्जाम में हमें इतनी लीड दिलवा के हेल्प करें। तो है, जी। वो समरी बुक्स हैं बेसिकली ना, कई बार हमारे उनसे कंसेप्ट पर क्लियर वो नहीं करनी भी बहुत जरूरी है। करनी भी बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है, सो रिदम बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंजॉय कीजिए अपने इस टाइम को, घूमिए फिरिए, जो भी आपको करना है, प्रिपरेशन करनी है, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वो करिए। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।